स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th विषय बीओ लेसन 12 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न है, प्रबंध का अर्थ बताइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रबंध किसे कहते हैं तथा इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्रबंध का अर्थ वो ही लिखेंगे जो चैप्टर नंबर 10 और 11 में बताया गया था। वही डायग्राम बनाएंगे कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है। उसके बाद परिभाषा देंगे और जो वीडियो पार्ट 10 की जो वीडियो थी उसके अंदर जो एक डायग्राम दिया गया था वही डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इसके कार्यों का वर्णन करो। तो जो एक ये डायग्राम बनाएंगे प्रबंध के कार्यों में, तो प्रबंध के कार्य को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं इसके ये मुख्य कार्य और उसके बाद आते हैं सहायक कार्य। तो मुख्य कार्य में सबसे पहला हेडिंग आता है आपका नियोजन, फिर आता है संगठन, फिर नियुक्ति, फिर निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा। सहायक कार्य में संप्रेषण, निर्णय, प्रतिनिधित्व, नवाचार। इसमें इम्पोर्टेंट मुख्य कार्य होते हैं, लेकिन साथ में दोनों को लिखा जाता है कि प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, ये एक ही सीक्वेंस में चलेंगे। पहले नियोजन होगा, फिर संगठन, फिर नियुक्ति, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण, फिर समन्वय, फिर अभिप्रेरणा। अब इनका रोल कुछ नहीं होता, इनको वर्बली समझ लेंगे, लेकिन इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनमें से नियोजन किसे कहते हैं 2 नंबर में पूछ लेता है, नियंत्रण किसे कहते हैं 2 नंबर में पूछ लेता है, संगठन से आप क्या समझते हैं, मतलब हेडिंगों को भी वेरी शॉर्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है। नियोजन का अर्थ भविष्य में किए जाने वाले कार्य को पहले से ही योजना बनाने से होता है। अन्य शब्दों में किसी व्यक्ति को क्या कार्य करना है, कब करना है आदि को पहले से ही रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला कार्य नियोजन करना होता है। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, कि भविष्य में किए जाने वाले कार्य, यानी कि जिस एम और जिस लक्ष्य को लेके हमने कंपनी स्टेबल की है कि वह काम जो है किस व्यक्ति को करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, ये पहले ही सोचकर निश्चय कर लेना नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाती है। सेम अपने घर पे भी करते हैं, अगर हमें कुछ काम करना होता है तो हम पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं। सभी लोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे कि हम वहां पे जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, तब हम वहां से वापस आ जाएंगे। तो यानी पहले हम उस चीज को क्या करते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। इसलिए इसमें भी बताया गया है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, कब करना है आदि पहले से ही उसकी रूपरेखा, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करना, एक डाटा कलेक्शन करके रखना या एक आंकड़ा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। आई होप समझ आया होगा नियोजन किसे कहते हैं। अगला हेडिंग आता है संगठन। अब संगठन क्या होता है? संगठन होता है ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के अंतर्गत उद्देश्य व लक्ष्यों आदि को निर्धारित करने के बाद एक शक्तिशाली ढांचे की आवश्यकता होती है। यही ढांचा संगठन कहलाता है। यानी कि हमने नियोजन कर लिया, प्लानिंग कर ली, अब उस प्लानिंग को गति देने के लिए, यानी उस प्लानिंग को रनिंग में लाने के लिए एक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है, एक संगठन की आवश्यकता होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है किस पे आधारित होता है? हमारे हड्डियों के ढांचे पर आधारित होता है। उसी तरीके से हमें किसी भी काम को करने के लिए एक संगठन की, एक समिति की, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी प्लानिंग की गई है, उसको हम भविष्य निधि के लिए कार्यरत कर सकें। अगला हेडिंग आता है नियुक्ति। संगठन संरचना निर्माण हो जाने के बाद, यानी कि जब हम संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो हम उसके आधार पे नियुक्तियां करते हैं।
संगठन के योजना के अनुसार नियुक्तियां करना आवश्यक होता है। नियुक्ति का मतलब होता है कि किस काम को कौन व्यक्ति करेगा, वहां पे उसकी नियुक्ति करना, वहां पे उसको फिक्स करना। यह नियुक्ति योग्यता व अधिक्षमता के आधार पर होती है। नियुक्तियां हम किसके आधार पर, जॉब हम किसके आधार पर देते हैं? उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से। मान लीजिए किसने ITI की पढ़ाई की हुई है तो उसे उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल की जॉब देंगे। वो ITI इलेक्ट्रिकल से है, फिटर से है, मैकेनिकल से है। या किसने MBA किया हुआ है तो उसको मैनेजमेंट का काम देंगे। तो उसकी योग्यता और उसकी एजुकेशन के हिसाब से हमें क्या करना होता है? हमें उनको नियुक्त करना होता है। किसको? संगठन को। संगठन के अंदर जो लोग होते हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी होती है, तभी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जो हमने प्लानिंग की हुई है। नंबर 1 हेडिंग में जो हमने प्लानिंग की थी उसके लिए हमने पहले आधारभूत ढांचा बनाया, उसके बाद हमने क्या करा? हमने जॉब प्रोवाइड कराई। ठीक है, रुचि के अनुसार से की जाती है, क्योंकि व्यापार में परिश्रम ही पूंजी होती है। ये मतलब व्यापार में परिश्रम ही पूंजी होती है तथा सफलता प्राप्ति के लिए ये उसकी चाबी का कार्य करती है। फिर अगला हेडिंग आता है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? साधारण बोलचाल की भाषा में निर्देशन का अर्थ प्रबंध द्वारा की गई सलाह से होता है। ऐसा नहीं है हमने प्लानिंग कर ली, संगठन बना लिया, नियुक्तियां कर ली, हमें उन्हें निर्देशन भी नहीं दिए। निर्देशन का मतलब होता है टाइम टाइम पर काम उनको बताना, समय समय पर उनको ये कहना कि तुमको इस तरीके से काम करना है, मतलब जो एक मैनेजमेंट का काम होता है। सलाह देना, कर्मचारियों का पत्र निर्देशन करना, अन्य शब्दों में अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को क्या कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए आदि का निर्देशन भी समय समय पर देना होता है अपने कर्मचारियों को। अगला आता है नियंत्रण। नियंत्रण से आशय है निर्धारित किए गए लक्ष्यों की जांच पड़ताल करना, यानी जो हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग की है उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं पीछे मुड़ के हमें उसकी जांच पड़ताल भी कर लेनी चाहिए। इसके माध्यम से गलतियों का तुरंत पता लगाया जा सकता है। यदि कोई मिस्टेक हो रही है हम उसका पता लगाकर उस पर एकदम से नियंत्रण स्थापित यानी उससे एक कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं, ताकि भविष्य हमें नुकसान उठाना ना पड़े। इसके बाद अगला हेडिंग आता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है आपस में कोरिलेशन स्थापित करना, यानी एक दूसरे के एग्री होना। समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्थान में उपस्थित विभागों में आपसी तालमेल बिठाने से होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपस में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी को आपस में समन्वित होकर कार्य करना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले दिया था, अगर हम स्टेट बैंक में पैसा भी निकालने जाएं, स्टेट बैंक या किसी बैंक में पैसा निकालने जाएंगे तो एक जगह से फॉर्म भरा जाएगा, दूसरी जगह फॉर्म चेक होगा, तीसरी जगह हमें एक कॉइन मिलेगी, चौथी जगह कैश मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे में समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर कार्य करते हैं, ताकि कम से कम हमें अशुद्धियों का या गलतियों का सामना करना पड़े। लास्ट हेडिंग आता है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा प्रबंध का मानवीय पहलू है। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध अपने विचारों की शक्ति से प्रभावपूर्ण अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जिससे कर्मचारियों को श्रेष्ठ कार्य प्रबंध इन्हीं वित्तीय योजनाओं को प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि समय समय पे प्रबंधक जो है अपने कर्मचारियों को क्या देता है? उपहार देता है, उनका उत्साह बढ़ाता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छे प्रकार से कार्य कर सके। ये सभी काम किसके होते हैं? एक प्रबंधक के कार्य होते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के हिसाब से, और एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का इस पार्ट से पूछा जाता है, कम से कम 6 नंबर का। जैसे कि एक अति लघु पूछ लिया, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया, एक लघु पूछ लिया, या ये सब चीजें ना पूछ के एक 10 नंबर का लॉन्ग पूछ लिया, तो कम से कम 6 नंबर का इसी पार्ट से हमें देखने को मिलता है। तो हमने प्रबंध के कार्य को अच्छे से पढ़ा, जिसमें पहला हेडिंग था नियोजन, उसके बाद संगठन, संगठन के बाद क्या था हमारा? संगठन के बाद था हमारा नियुक्ति, नियुक्ति के बाद हमारा था निर्देशन, निर्देशन के बाद नियंत्रण, नियंत्रण के बाद समन्वय, समन्वय के बाद अभिप्रेरणा। इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, बिल्कुल ही सीक्वेंस में चलेंगे। नियोजन के बाद संगठन ही आएगा, संगठन के बाद हमारा नियुक्ति ही आएंगी, और सबसे लास्ट में अभिप्रेरणा ही आएगा। इसको हम अलग थलग नहीं कर सकते। थैंक यू।